यही हमारे पिछड़ेपन की निशानी है। पढ़ पा रहे हैं आप? पढ़ पा रहे होंगे? हमारी पूरी चर्चा का केंद्र यही है। पूरी जो यात्रा हमारी है, जो हमारा दर्द है, हम क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, ये सब कुछ इसी पर, यही उसका केंद्र है। परिध पे हम लोग घूम रहे हैं। और दुखद है, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि हमारे नेताजी लोगों को नहीं पता है, इसीलिए हम पिछड़े हैं। कि सबसे पहले हमें अपनी राजनीति का प्राथमिक मुद्दा क्या है ये पता होना चाहिए। बेसिक एजेंडा हमारा क्या है, हम किस चीज के लिए लड़ने जा रहे हैं। हम में से हर एक आदमी, हर एक नेता, भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई नेता आता है, वो यही कहता है कि मैं न्याय स्थापित करूंगा। लेकिन न्याय का आधार क्या होगा ये तो हमें पता होना चाहिए। आते वक्त मैं भूल गया, नहीं तो मेरे एक हाथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता, भारत का संविधान, मैं वो भी पूछता कितने लोगों ने इसे देखा हुआ, क्योंकि इसको पावर उससे मिलती है। इस मंडल कमीशन को पावर मिलती है संविधान से। तो सोचिए कि इन दोनों पुस्तकों से हम परिचित नहीं हैं, लेकिन हमारे घरों में ऐसी तमाम धार्मिक पुस्तकें होंगी जिनकी तमाम व्याख्याएं हैं, वो हम पढ़ते जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम धर्म कर्म करना बुरा है अच्छा है, वो आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन ये जो आपका सामाजिक विषय है, हमारा सामाजिक विषय है, इसके बारे में हम परिचित नहीं। मैं इसी पर बातचीत करना चाहता हूँ। बातचीत करने का दो तरीका होता है, एक पीछे से आपको आगे तक ले आए और एक आगे से आपको पीछे तक ले जाए। तो मैं इस बातचीत में आपको यहाँ से पीछे ले जाना चाहता हूँ। पहले यहाँ की कुछ स्थितियाँ आपको बता दूँ। इतना तो सब हम में से सब हर किसी ने हल्के फुल्के शब्दों में सुना होगा कि 27% आरक्षण पिछड़ों को भारत में मिला हुआ है। इतना तो लगभग हल्के फुल्के शब्दों में कहीं न कहीं चर्चा में हम में से सब ने सुना होगा कि 27% आरक्षण पिछड़ों को मिला हुआ है। सरकारी नौकरियों में, शिक्षा सेवाओं के प्रवेश में ये मिला हुआ है। इतना तो सब लोग जानते होंगे, मुझे उम्मीद है कि नहीं जानते होंगे तब भी जान लें इस बात को कि मिला हुआ है। अब प्रश्न ये है कि अगर 27% आपको आरक्षण मिला हुआ है तो कम से कम अगर भारत में आज लगभग 4 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं तो 1.25 करोड़ सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों को होना चाहिए। नियम तो यही 27% का, कम से कम ये तो मिनिमम है कि इतना तो हमें मिलना ही चाहिए। यानी 1.25 करोड़ सरकारी नौकरियों में हमें होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों में 5 से 6% के बीच में हम जो झूलते रहते हैं। तो ये जो झुंझुना हमें बताया जाता है कि 27% आरक्षण मिला, 27% मिला हुआ है, और हम झूल रहे हैं कितना, 5 से 6%, यानी 20 से 25 लाख, 4 लाख नौकरियों, 4 करोड़ नौकरियों में 20 से 25 लाख के बीच में हम झूल रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बात। ये तो आपका हुआ। अब दूसरी, अब जो नौकरियां मिली हुई हैं वो आपको क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला है, इस पर जरा सा बात करते हैं। साथियों, देश में इस समय देश में, मैं चूंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं पहले उसी से बात शुरू करूँ। इस देश में, भारत देश में कुल 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। आप में से बहुत सारे जो लोग सौभाग्यशाली होंगे या तेज होंगे, उनके बच्चे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ते होंगे। JNU हो गया, DU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारी यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय। इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 2200 प्रोफेसर के पदों में आपका वर्तमान में केवल एक OBC का प्रोफेसर है। OBC कोटे का 27% आरक्षण लागू होने के बाद भी केवल एक प्रोफेसर है OBC कोटे का। प्रोफेसर 3 प्रकार का होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर केवल 8 हैं। लगभग 3900 पदों में से, 3900 पदों में से आपके पास केवल 8 रीडर यानी एसोसिएट प्रोफेसर।
असिस्टेंट में आपकी संख्या लगभग 4-5 हज़ार के आसपास है। आप सोचिए कि देश, आप देखिए कि ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापक हैं आपके, ये बेसिकली करते क्या है, अब आपको ये समझना पड़ेगा। आप लोग समझते होंगे कि ये भी वैसे जैसे प्राइमरी में नौकरी करता है कोई, वैसा नहीं है। इन्हीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर आईएएस का इंटरव्यू लेने जाते हैं। इन्हीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, जब आपका बच्चा जज बनने जाएगा लोअर जुडिशरी के लिए, हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन लागू नहीं है, तो वहाँ यही इंटरव्यू लेने जाएंगे। आपका बच्चा जब प्रोफेसर बनने जाएगा तो यही इंटरव्यू लेने जाएंगे। आपका बच्चा जब पीएचडी करने जाएगा, जैसा कि मैं किया हूँ, तो भी वही इंटरव्यू लेंगे। लेकिन वहाँ आपका कोई प्रतिनिधि है ही नहीं। 27% तक किस बात का आरक्षण लागू है? किस बात का आरक्षण लागू है? 27%। आइए एक अलग दूसरे मुद्दे पर, ये हो गया। हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब बैठे हुए हैं, इनसे जुड़े एक मसले पर बात करते हैं। देश में कुल 23 है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, 23 देश में कुल 23 राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय। राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय मतलब जहां कानून की पढ़ाई की जाती है। कुल 23 जो केंद्र सरकार के पैसे से संचालित होते हैं। उन 23 राष्ट्रीय विधि महाविद्यालयों मतलब कानून के महाविद्यालयों में केवल 9 महाविद्यालय एससी को रिजर्वेशन देते हैं, ओबीसी को 5 से भी कम रिजर्वेशन देते हैं। मतलब रिजर्वेशन ही वहां लागू नहीं है। यानी आपका बच्चा जब राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में पढ़ेगा नहीं, तो एक अच्छा वकील, आपकी बड़ी मेहनत रही होगी कि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ेंगे, क्लैट में रिजर्वेशन नहीं है ओबीसी का, तो आप जुडिशरी में के दरवाजे पर दस्तक देते देते केवल जाति प्रमाण पत्र बनवाने पर रह जाएंगे। वकालत आपकी जिले लेवल से आगे नहीं बढ़ पाएगी। वहां आपका रिजर्वेशन लागू नहीं है। 2019 तक इस देश में जो लाखों पद आते हैं हर साल केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश में, उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन लागू नहीं था। हम लोगों ने मुकदमा किया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में मुकदमा हुआ, तब जाकर के 2019 से केंद्रीय विद्यालयों में ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ। सैनिक स्कूलों में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं था 2019 तक। हम लोगों ने मुकदमा किया तो वहां लागू हुआ। नवोदय विद्यालयों में रिजर्वेशन लागू नहीं था। अब आप कह सकते हैं या आप पूछ सकते हैं कि नहीं था तो नहीं था, क्या करें, हम लोग क्या करें। लेकिन वहां अगर रिजर्वेशन लागू नहीं रहेगा तो आपका बच्चा उसमें प्रवेश नहीं पाएगा, क्योंकि अनारक्षित सीटों पर आपकी जाति देख करके, आपका धर्म देख करके और आपका रंग देख करके बाहर कर दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूजीसी की रिपोर्ट कह रही है कि आपका रंग देख करके मेरे इंटरव्यू में आपको नंबर दिया जाता है। आपका रंग देख करके इंटरव्यू में नंबर दिया जाता है। आगे अभी रिसेंट में 1 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के 290 अनुदानित महाविद्यालय, जैसे मेरठ कॉलेज है, एनएएस कॉलेज है, ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्यों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन से हुई है। 290। उन 290 प्राचार्यों में से, प्रिंसिपल में से एक भी सीट पर ओबीसी और एससी का रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। और अगर आप उठा के देखेंगे तो लगभग 70% सीटों पर एक ही टाइटल के लोग भर गए हैं। एक ही टाइटल के लोग 90% सीटों पर भर गए हैं। आप कह सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि हमारा लड़का तो पढ़ता ही नहीं है, तो हमारा लड़का जो है या हमारा लड़का तो पीएचडी किया नहीं है, तो वो प्रिंसिपल कैसे बनेगा, वो केंद्रीय विद्यालय में कैसे जाएगा। तो आपको बता दें कि अगर आपका लड़का पुलिस की भी तैयारी करता है तो वही प्रिंसिपल इंटरव्यू लेने जाएगा पुलिस में, और जब वहां आपका आदमी नहीं रहेगा तो आपको बाहर कर देगा। इसलिए सोचने का नजरिया एक बड़े रूप में करना पड़ेगा। आपके कितने लोग आपके कुलपति हैं, आप सोचिए, देखिए उत्तर प्रदेश में एक भी कुलपति आपको नहीं मिलेगा पिछड़े वर्ग से। अब जब आपके लोग इन पदों पर नहीं हैं
और 27% आरक्षण भी लागू है। तो ऐसे में 27% आरक्षण लागू है और हमारे लोग ऐसे पदों पर नहीं हैं, तो हम ही लोग तो सबसे बड़े मूर्ख। हम लोग सरकार की गर्दन पकड़ के पूछना चाहिए कि हमारा 27% आरक्षण है कहाँ। असल में हम सब जिंदा लाशें हैं जो केवल खा रहे हैं और जी रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति जरा सा भी सचेष्ट नहीं है। अगर हम जिंदा होते तो इन सवालों पर सोचते कि आखिर में 290 जो प्राचार्य नियुक्त हुए हैं उसमें हमारा 27% आरक्षण कहाँ गया, 22.5% SC और ST का रिजर्वेशन कहाँ गया, क्यों नहीं हम पूछ रहे हैं इन पर। आखिर हमारे मुद्दे क्या है हमारे राजनेताओं के। आप बैठे हुए हैं, आप हमारे बीच में एक और आप नेताजी हैं, मुद्दे क्या है हमारे आखिर में, पिछड़ों के मुद्दे कौन से हैं, क्यों नहीं हम इन सवालों पर बात करते हैं। क्यों नहीं पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू है। और पता है आपको जलील करने के लिए वो कहेंगे अरे ये तो आरक्षित वाला है, कम नंबर लेके आ जाता है। ठीक है, किसी परीक्षा में कम नंबर हो सकता है, लेकिन आप सबको बताऊं कि पिछले 3 सालों का IAS की परीक्षा का मेंस का रिजल्ट उठा के देखिए, पिछड़े वर्गों की मेरिट अनारक्षित वर्ग से ज्यादा है। पिछले 3 सालों का लगातार का रिकॉर्ड उठा के देखिए आप। जिस परीक्षा के जरिए मैं पहुंचा हूं, यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूं, उस परीक्षा में यानी विज्ञापन संख्या 46 उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन का, उसमें भी लिखित परीक्षा में पिछड़ों की मेरिट अनारक्षित वर्ग से ज्यादा है। विज्ञापन संख्या 47 में भी यही हाल है कि पिछड़ों की मेरिट 30 अंक ज्यादा है अनारक्षित की तुलना में। इसका मतलब हम मेरिटोरियस भी हैं, हम पढ़ने में ठीक भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हमको अनिल गंगवार बना करके हमारी गर्दन काट दी जाती है। अब आपको मामला बता रहे हैं अनिल गंगवार का मामला क्या है। चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, आप सबको जो लोग नहीं जानते होंगे जाने, चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज में 3 सीट DM की पोस्ट होती है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है। उसमें बहुत सारे लोग, लगभग 8, 9, 10 लोग परीक्षा देते हैं। उस परीक्षा में अनिल कुमार के नाम से, अगर आप मांगे तो मैं आपको रिजल्ट भी उनका दिखा दूंगा। अनिल कुमार गंगवार जी परीक्षा देते हैं, उनका नंबर आता है 58। लिखित परीक्षा में उनका अंक है 58 नंबर, सॉरी 48 नंबर, 48 से 58 थोड़ा सा जी जी प्लीज।